बने एक दूजे के वास्ते पार्ट 2। एक दिन वंश की तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, इसीलिए वो घर जल्दी आ गया। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला वो शानवी से टकरा गया। टक्कर के कारण शानवी पीछे की दीवार से टकरा गई और वंश डिसबैलेंस होके उसके ऊपर जा गिरा। शानवी वंश के भारी भरकम शरीर के नीचे दब गई। वो वंश के सांसों को अपने सिर के पास महसूस कर पा रही थी। वंश ने नीचे देखा। वो शानवी के मासूम से चेहरे को देखता ही रह गया। इतनी खूबसूरत, कोई इतना मासूम कैसे हो सकता है? वो अपने ख्यालों में खो सा गया। शानवी अचानक से ऐसा होने पर घबरा गई। उसे लगा कि वंश तो बहुत गुस्से वाला है, कहीं वो उसे डांटने न लगे और ऐसा ना सोचे कि मैंने ये सब जानबूझकर किया है। पर जब थोड़ी देर बाद भी वंश की आवाज़ नहीं सुनाई दी तो उसने अपना सिर उठाकर वंश की तरफ देखा। तब उसने देखा कि वंश बस उसी को देखे जा रहा था, तो उसकी धड़कनें तेज हो गई। वो वंश की आंखों में नहीं देख पाई और डरते हुए बोली, मिस्टर वंश, क्या आप हट सकते हैं? उसकी आवाज़ काफ़ी डरी हुई थी, वो घबराई हुई थी। अचानक से वंश को होश आया। उसने अपने आप को शानवी से दूर किया और बिना कुछ बोले वो अपने रूम में चला गया। शानवी भी अपने काम के लिए मार्केट चली गई। शानवी पूरे रास्ते सोचती रही कि आखिर वंश इतनी जल्दी ऑफिस से घर क्यों आ गया। फिर वो अपना शॉपिंग करने लगी। वो एक ड्रेस डिज़ाइन करना चाहती थी, इसीलिए उसे कपड़े चुनने में काफ़ी समय लग गया। इधर वंश घर पर अपने बेड पर लेटा था और शानवी के बारे में सोच रहा था। उसकी खुशबू अभी भी उसके दिमाग पर छाई हुई थी। वो चाहकर भी उसके बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पा रहा था। शानवी के बारे में सोचते सोचते वो सो गया। जब उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि शाम के 7 बजने को हुआ। उसने कमला से चाय लाने को कहा। कमला चाय लेकर आई तो वंश ने उससे पूछ लिया कि शानवी वापस आ गई क्या? कमला चिंता करते हुए बोली, नहीं सर, अभी नहीं, उनको गए काफ़ी समय हो गया है। अब तो वंश को भी शानवी की चिंता होने लगी थी। उसने सोचा कि कहीं वो किसी मुसीबत में ना पड़ गई हो, उसे कॉल करूं, लेकिन उसे याद आया कि उसके पास तो शानवी का नंबर ही नहीं है। फिर उसने अपने सबसे वफादार सेक्रेटरी केशव को फ़ोन करने को सोचा ताकि वो शानवी का पता लगाए। अभी वंश ने फ़ोन मिलाने के लिए उठाया ही था कि तभी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। वंश ने जब दरवाजे की तरफ देखा तो उसने देखा कि शानवी ने बहुत सारे बैग अपने हाथों में पकड़ रखे थे। वंश ने शानवी की मदद करने के लिए जैसे ही कदम बढ़ाया तभी शानवी ने कमला आंटी को मदद के लिए आवाज़ लगाई। उसने वंश पर ध्यान ही नहीं दिया। वो भूल ही गई थी कि आज वंश पहले ही घर आ गया था। वंश ने अपने बढ़ते कदम को रोक लिया और आराम से लिविंग रूम के सोफे पर बैठ गया। उसने शानवी को ना देखने का बहाना बनाया, लेकिन वो तिरछी निगाहों से शानवी को देख रहा था। शानवी आज बहुत ज़्यादा थक गई थी। वो पसीने में भीगी हुई वंश को ना जाने क्यों बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। आज शानवी ने महरून कलर की फुल स्लीव्स की शर्ट और ब्लैक कलर की लॉन्ग शर्ट पहन रखी थी। उसने अपने बालों का जूड़ा बना रखा था। जाने क्यों वंश को उसके बदन की खुशबू आने लगी। वो एकटक शानवी को देखते जा रहा था। शानवी ने कुछ बैग कमला को दिए और बाकी वो खुद लेकर जाने लगी। उसने देखा नहीं कि वंश उसी को देख रहा था। तभी वंश ने शानवी से कहा, शानवी। वंश की आवाज़ बहुत शांत थी। शानवी उसकी आवाज़ सुन के एक पल के लिए रुकी और आवाज़ की दिशा में देखने लगी। तब उसे जो दोपहर में हुआ था वो याद आया। उसको याद करके वो घबरा गई। वो घबराते हुए बोली, जी कहिए। वंश ने शानवी से कहा, जाओ पहले बैग को रूम में रख दो, फिर आओ, मुझे कुछ बात करनी है। शानवी कुछ बोली नहीं। वो अपने रूम की तरफ चली गई। उसे डर लगने लगा। उसी दोपहर की बात याद आ रही थी। उसे लगा कि वंश उसे से कहीं नाराज़ तो नहीं। यही बात सोचते हुए वो लिविंग रूम में वापस आई। उसने वंश की तरफ देखा। वंश ने ब्लैक टाइट शर्ट पहन रखी थी जिसमें उसकी बॉडी बहुत ही अट्रैक्टिव लग रही थी।
उसने ग्रे कलर का ट्राउज़र पहन रखा था। वो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट लग रहा था। शानवी ने बोला, आपने मुझे क्यों बुलाया? वंश ने शानवी को देखा, वो घबराई हुई थी। उसने शानवी से कहा, पहले तुम बैठ जाओ। शानवी बैठ गई। फिर वंश ने अपना फ़ोन उसकी तरफ करते हुए बोला, इसमें अपना नंबर सेव कर दो। शानवी उसकी तरफ हैरानी से देखने लगी। उसने मन में सोचा, मेरा नंबर? पर मेरा नंबर क्यों? उसने वंश से मोबाइल लिया और उसमें अपना नंबर सेव कर दिया और मोबाइल वंश को वापस कर दिया। वंश ने कहा, कल से अगर तुम्हें कहीं भी जाना होगा तो ड्राइवर से कह देना, वो ले जाएगा। शानवी उसे हैरानी से देख रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि वह ऐसा क्यों कर रहा था। उसने वंश को मना करना चाहा, लेकिन उसे वंश की वो बात याद आ गई कि उसे एक ही बात बार बार बोलने की आदत नहीं है। इसीलिए वो कुछ नहीं बोली। वो उठकर अपने रूम में जाने ही वाली थी कि रिया वहाँ आ गई। उसने जब शानवी को वंश के सामने बैठा देखा तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। वो बिना कुछ सोचे शानवी की तरफ बढ़ी और चिल्लाते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे वंश से बिना मेरी मौजूदगी के बात करने की? अपनी हद में रहो, अपनी औकात मत भूलो। वंश ने जब ये सुना तो उसे गुस्सा आ गया। उसने गुस्से से रिया की तरफ देखा और जैसे ही कुछ बोलने के लिए मुंह खोला, उससे पहले ही उसे एक आवाज़ सुनाई दी, जिसको सुनकर वो शांत हो गया। रिया। आवाज़ धीमी थी मगर गुस्से से भरी। अब आप मुझे मेरी हद बताएंगी? मुझे मेरी हद पता है, लेकिन लगता है कि आप अपनी हद भूल रही हैं। इसीलिए शायद आप किसी और के हस्बैंड को आप उसे अपना बता रही हैं। रिया उसकी बातों को सुन के हैरान रह गई। वो गुस्से में बोली, और औकात? मेरी औकात क्या है ये तो आपको भी पता होगा। पूरी दुनिया मुझे मिसेस मल्होत्रा के रूप में जानती है, लेकिन आपकी क्या औकात है दूसरों की निगाहों में? ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि किसी और के पति के साथ सोने वाले को क्या कहा जाता है। शानवी इस बात को समझ गई थी कि अगर उसने अभी कुछ नहीं किया तो ये उसे हमेशा ही बिना किसी बात के उसको परेशान करती रहेगी। उसने रिया को देखा और हल्के से स्माइल करके अपने रूम में चली गई। रिया उसको गुस्से में दांत पीस कर देखती रह गई। उसने मन ही मन कहा, तुम तो 2 कौड़ी की लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसा बात करने की? इसका तो खामियाजा तुमको भुगतना होगा। ये सोचकर उसके चेहरे पे एक शैतानी मुस्कान तैर गई। उसने वंश के तरफ देखा और रोने का ड्रामा करते हुए उससे बोली, वंश तुमने देखा ना उसने मुझसे कैसे बात की? उसने मुझे ये कहते हुए वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। अब तक वंश को भी गुस्सा आ चुका था। उसने गुस्से से तेज आवाज़ में कहा, बहुत हो गया, बस करो, जैसा करोगी वैसा भरोगी। उसको मैंने बुलाया था बात करने के लिए। ये बोलते हुए वो उठ खड़ा हुआ और अपने रूम की तरफ चला गया और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। रिया गुस्से में शानवी को गालियाँ देते हुए अपने घर चली गई। वो जानती थी कि इस समय वंश से बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो बाद में उसको मना लेगी। उधर शानवी अपने कमरे में रो रही थी। तभी कमला वहाँ आई। वो सब जान रही थी, इसीलिए उसने शानवी से प्यार से कहा, मैम मैंने खाना बना दिया है, अब मैं घर जा रही हूँ। रिया मैम भी अपने घर चली गई हैं, इसीलिए अब आप आराम से अपना काम करिए, अब कोई आपको परेशान नहीं करेगा। ये बोलकर वो अपने घर चली गईं। शानवी थोड़ी देर बाद अपने रूम से निकली और आंगन में जाकर झूले पर बैठ गई और चांद को देखते हुए अपने पुराने दिनों को याद करने लगी कि कैसे जब कोई उसे परेशान करता था तब वो उसको बचाता था। वो बोलता था, ऐसे कैसे चलेगा यार, कोई भी तुमको कुछ भी बोल के चला जाएगा और तुम सुन लोगी। अभी तो मैं तुम्हारा बदला ले लेता हूँ, जब मैं नहीं रहूँगा तब क्या करोगी? तब शानवी बोलती थी,
मैं लड़ूंगी। अच्छा, ऐसा क्या? अगर ऐसा होगा तो फिर मैं भी आ जाऊंगा तुमको देखने। शानवी, देखो देखो, मैं आज लड़ी अपने लिए, लेकिन तुम कहाँ हो? कहाँ हो? तुमने तो कहा था कि तुम मुझे लड़ते हुए देखोगे, लेकिन तुम कहाँ हो? काश मैं अपने लिए तब लड़ी होती तो आज मेरे साथ ये सब ना हो रहा होता। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और फिर उसने अपने आंसुओं को पोंछा और एकटक चाँद को देखने लगी और अपने पुराने ख़्यालों में खो गई। उधर वंश जब रूम में गया तो वो बहुत ज़्यादा नाराज़ था, लेकिन जब उसने सानवी के बारे में सोचा तो उसके चेहरे पर अपने आप ही एक मुस्कान छा गई। उसका ख़राब मूड अच्छा हो गया। वो ना चाहते हुए भी शानवी की तरफ खिसता चला जा रहा था। वो खाना खाने जब बाहर गया तो उसे आंगन में बैठी शानवी दिखाई दी, जो एकटक चाँद को देख रही थी। उसे ऐसे देख न जाने क्यों उसके सीने में एक दर्द महसूस होने लगा और वो एकटक बिना पलक झपकाए शानवी को देखने लगा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लग रही है तो इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत ही जल्द आने वाला है। अगर आप नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार कर रहे हैं तो वो बहुत जल्द ही मैं अपलोड करने वाली हूँ। अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें।